राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो 5 क्लासें हमने ली थी, 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। और ये 6वीं क्लास है जिसमें हम भक्ति काल के ही आगे का देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि सूफी प्रबंध काव्य पद्मावत में लौकिक तथा अलौकिक प्रेम के समन्वय को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक और श्रेष्ठ सूफी महाकाव्य है, जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इतिहास और कल्पना के सुंदर मिश्रण के साथ लौकिक कथा के आवरण में अलौकिक रहस्यवाद को पिरोया गया है। इसके बाद लौकिक कथा का प्रतीकात्मक स्वरूप हेडिंग है। पद्मावत की कहानी ऊपरी तौर पर एक सामान्य प्रेम कथा लगती है, परंतु वास्तव में ये जीवात्मा रतन सेन द्वारा परमात्मा पद्मावती की खोज का आध्यात्मिक सफ़र है। फिर है इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा। रतन सेन का पद्मावती के लौकिक सौंदर्य पे मुग्ध होके राजपाट छोड़ना और कष्ट सहना वास्तव में भक्त की ईश्वर के प्रति अगाध साधना और वैराग्य का प्रतीक है। फिर है माया और सांसारिक बाधाओं का चित्रण। नागमती संसार की मोह माया का प्रतीक है, जबकि अल्लाउद्दीन शैतान का प्रतीक है, जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में कामुक बाधाएं उत्पन्न करता है। फिर है गुरु की मार्गदर्शक भूमिका। हीरामन तोता एक सच्चे गुरु का प्रतीक है, जो जीवात्मा रतन सेन को परमात्मा पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का बोध कराकर सही मार्ग दिखाता है। निष्कर्ष रूप में जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा की आड़ में अत्यंत कुशलता से आध्यात्मिक साधना और ईश्वरीय प्रेम के रहस्य को उद्घाटित किया है, जो इसे एक कालजयी रचना बनाता है। तो हमने प्रश्न नंबर 6 देखा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। 7वां है कि पद्मावत में नागमती के विरह वर्णन की काव्यात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। जायसी कृत पद्मावत में नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है, जिसमें राजा रतन सेन के वियोग में रानी नागमती की पीड़ा अत्यंत सूक्ष्म और सजीव अंकन हुआ है। जायसी ने इस विरह वर्णन में बारहमासा शैली का उपयोग करते हुए प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का जो एकाकार प्रस्तुत किया है, वह विश्व साहित्य में विरल है। इसके बाद विरह की व्यापकता और स्वाभाविकता। नागमती का विरह किसी साधारण स्त्री का विरह न होके संपूर्ण भारतीय नारी की विरह व्यथा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अत्यधिक स्वाभाविकता और मर्यादा है। इसके बाद है प्रकृति के साथ तादात्म्य। जायसी ने प्रकृति को नागमती के दुख में दुखी दिखाया है और पशु पक्षी पेड़ पौधे और ऋतुएं सभी उसके वियोग अग्नि में तपते हुए प्रतीत होते हैं, जो मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर है बारहमासा का मनोवैज्ञानिक प्रयोग। जायसी ने हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ से लेकर ज्येष्ठ माह तक बदलते मौसम के साथ नागमती की बदलती मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है।
फिर है विरह में आत्मोत्सर्ग की भावना। नागमती के प्रेम में वासना का लवलेश नहीं है। उसकी चरम परिणति यह है कि वह जलकर राख हो जाना चाहती है, ताकि हवा उस राख को प्रियतम के चरणों तक पहुंचा दे। फिर अब निष्कर्ष है, वस्तुतः नागमती का विरह वर्णन केवल श्रृंगार के वियोग पक्ष का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध प्रेम, गहन संवेदनशीलता और त्याग की उस पराकाष्ठा का प्रमाण है जहाँ वियोग ही तपस्या बन जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। भक्ति काल की सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके सर्वोच्च शिखर गोस्वामी तुलसीदास हैं। और इस शाखा के कवियों ने विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना आराध्य माना और उनके आदर्श चरित्र के माध्यम से समाज में नैतिकता, धर्म और मर्यादा की स्थापना का ऐतिहासिक कार्य किया। फिर है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना। इन कवियों ने राम को शक्ति, शील और सौंदर्य का भंडार माना है, जो परम ब्रह्मा होते हुए भी दुष्टों के संहार और धर्म की स्थापना हेतु मानव रूप में अवतरित हुए। फिर है दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता। राम भक्त कवियों ने स्वयं को तुच्छ सेवक और भगवान राम को सर्वशक्तिमान स्वामी मानकर अत्यंत विनम्रता के साथ दास्य भाव की भक्ति का उत्कृष्ट प्रतिपादन किया है। फिर है समन्वयवादी विचारधारा का प्रसार। इस शाखा के काव्य में निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, ज्ञान, भक्ति और राजा प्रजा के बीच अभूतपूर्व समन्वय स्थापित किया गया, जिससे सामाजिक वैमनस्य दूर हुआ। फिर है लोक कल्याण और आदर्श समाज की परिकल्पना। राम भक्त कवियों ने राम राज्य के रूप में एक ऐसे आदर्श और शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की, जहाँ सभी प्राणी सुखी और धर्मपरायण हो। फिर निष्कर्ष है, निष्कर्षतः राम भक्ति शाखा ने न केवल हताश और दिशाहीन हिंदू समाज को एक नैतिक और आदर्श अवलंबन प्रदान किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मर्यादाओं को शाश्वत जीवन प्रदान किया। अब है प्रश्न नंबर 9। गोस्वामी तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा के कवि हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आइए करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सटीक ही कहा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। जिस समय तुलसीदास ने साहित्य सृजन किया, उस समय भारतीय समाज विभिन्न धार्मिक, सांप्रदायिक और सामाजिक अंतर्विरोधों में बुरी तरह विखंडित था, जिसे उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया। इसके बाद है निर्गुण और सगुण का समन्वय। तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति के विवाद को सुलझाते हुए स्पष्ट किया कि जो निर्गुण और निराकार ब्रह्मा है, वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण रूप धारण करता है। जैसे एक पंक्ति है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। फिर है शैव और वैष्णव संप्रदायों में एकता। तत्कालीन समाज में राम और शिव के भक्तों के बीच शत्रुता थी। तुलसी ने राम के मुख से शिव की और शिव के मुख से राम की स्तुति करवाकर इस वैमनस्य को समाप्त किया। इसके बाद है लोक और शास्त्र का समन्वय।
तुलसीदास ने संस्कृत के क्लिष्ट शास्त्रीय ज्ञान को जनसामान्य की लोक भाषा अवधि में प्रस्तुत किया, जिससे धर्म और साहित्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सका। फिर है पारिवारिक और सामाजिक आदर्शों का समन्वय। रामचरितमानस में आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी और आदर्श राजा के चरित्रों को गढ़कर तुलसी ने टूटे हुए पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को सुदृढ़ किया। फिर निष्कर्ष। अतः यह पूर्णतः सत्य है कि तुलसीदास केवल एक भक्त कवि नहीं थे, बल्कि वे एक महान सांस्कृतिक समन्वयक थे, जिन्होंने अपने महाकाव्य से खंडित भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में पिरो दिया। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लोक मंगल की भावना का मूल्यांकन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि माना है। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ या राम की स्तुति मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और संपूर्ण समाज का नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण करना है। फिर है आदर्श चरित्रों के माध्यम से शिक्षा। राम, सीता, लक्ष्मण और भरत के चरित्रों के माध्यम से तुलसीदास ने सत्य, त्याग, कर्तव्यनिष्ठता और भ्रातृत्व प्रेम का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वो लोक मंगल का आधार है। फिर है अनाचार और बुराई पर धर्म की विजय। रावण और कुंभकर्ण जैसे पात्रों का विनाश यह संदेश देता है कि चाहे अधर्म और सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः जीत सत्य और लोक कल्याणकारी शक्तियों की ही होती है। फिर है राम राज्य की समता मूलक परिकल्पना। मानस में वर्णित राम राज्य एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य का मॉडल है जहाँ किसी को भी दैहिक, दैविक या भौतिक ताप नहीं सताता और सभी समान रूप से सुखी हैं। इसके बाद है करुणा और परोपकार की प्रधानता। तुलसीदास ने स्पष्ट घोषणा की है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो यह प्रमाणित करता है कि दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा धर्म और लोक मंगल का मूल मंत्र है। निष्कर्षतः रामचरितमानस भारतीय जनजीवन का वह दर्पण है जो विशुद्ध आध्यात्मिक धरातल पे खड़े होकर भी लौकिक जगत की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है और लोक मंगल की स्थापना करता है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। इस प्रकार हमने 5 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए और आपको एक क्लास मिलेगा जिसमें और 5 प्रश्न हम देखेंगे। अब मेरा प्रयास रहेगा डेली आप लोगों को कम से कम 10 प्रश्न कराने का, क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैंने गैप कर दिया तो उसे कवर करना है। तो ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।